हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम DL थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और दोस्तों आज आपका है क्लास नंबर 13। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज आपका अध्याय नंबर 2, जिसमें हम लोग अध्याय नंबर 1 में तो हम लोग देख चुके हैं कवियों का जीवन परिचय और लेखकों का जीवन परिचय, और अध्याय नंबर 2 आपका है श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपका देख चुके हैं शब्दों का वर्गीकरण, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, और ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे दोस्तों मुहावरा और लोकोक्ति, मुहावरा की विशेषताएं और लोकोक्ति की विशेषताएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा मुहावरा का अर्थ, और यानी कि मुहावरा कहते किसे हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में भी हैं और इससे आपके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि मुहावरा का क्या अर्थ है या लोकोक्ति का क्या अर्थ है, मुहावरा की क्या विशेषताएं हैं। तो इसलिए ये चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हमें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना और समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आपका जितना भी अभी तक जितनी भी वीडियोज बनी है, चाहे वो हिंदी विषय की हो या फिर सामाजिक अध्ययन विषय की हो, उन सारी वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से भी ये सारी लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। और दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मुहावरा। उसके पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का शब्द और शब्दों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अध्याय नंबर 2 में हमने देखा था शब्दों के भेद, जिसमें शब्दों के निम्न भेद हम लोगों ने देखा था, जिसमें व्युत्पत्ति के आधार पर भेद था, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था कि 3 भेद होते हैं, जिसको हम कहते हैं यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो दोस्तों यहाँ पर यौगिक 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जब उसके टुकड़े किए जाएं तो उन दोनों टुकड़े का अपना एक अलग अर्थ हो। जैसे राज पुरुष, राज धन पुरुष, राज और पुरुष दोनों का अपना अलग अर्थ है। हिमालय, हिम धन आलय, हिम और आलय 2 शब्दों से मिलकर बना, लेकिन दोनों का अपना अर्थ है, मतलब 2 सार्थक शब्द आपस में जुड़े। क्लियर। और रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उनको अलग जब किया जाए तो वो कोई सार्थक अर्थ ना प्रकट करें। जैसे कल, पर, तो क, ल, इसका अलग जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ये अलग एक तरह से कह सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्लियर। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो आपका यौगिक है वो 2 शब्दों से मिलकर बनेगा और उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे अगर उसको तोड़ा जाए, सार्थक अर्थ होंगे, और रूढ़ में अलग अलग अर्थ नहीं निकलेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाइए इसके अगले वीडियोज में, यानी कि वीडियोज नंबर आपका 11, 12। और योग रूढ़ की बात करो तो योग रूढ़ में क्या होता है कि योग रूढ़ में इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका अलग विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे अगर हम जलज को देखें तो जलज और पंकज, चक्रपाणी और दशानन, लंबोदर, इन सब का अलग, दशानन यानी कि 10 मुख वाला किसको बोलेंगे, रावण को, और लंबोदर यानी कि लंबा है पेट जिसका, यानी कि गणेश जी। तो एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो ये योग रूढ़ ऐसे शब्द हुए जिनका एक अलग अर्थ निकलता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ाई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद था उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें तद्भव, तत्सम और देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से हूबहू हिंदी में वैसे ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जल, विद्या, नर, गगन, पवन, पुरस्कार, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी ऐसे ही यूज किए जाते हैं। और तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत के तो होते हैं, लेकिन इनको संस्कृत में के जो शब्द हैं वो हिंदी में उनका विकसित रूप या विकृत रूप जिसे हम कहें वो हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जीभ, कन्हैया, सांप, कान, घी, दूध, तो दोस्तों यहाँ पे जीभ का संस्कृत है जीवा, कान का कर्ण,
कन्हैया का कृष्णा। तो दोस्तों ये सब है संस्कृत में इनको क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। और सर्प कहते हैं सांप को हिंदी में एक तरह संस्कृत का ही विकृत रूप हिंदी है सांप। क्लियर? संस्कृत में ही जो संस्कृत एक तरह से सर्प को ही हम हिंदी में आप सांप कहते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर तद्भव शब्द जो होते हैं वो हूबहू संस्कृत का रूप नहीं होते, बल्कि वो विकृत या विकसित रूप होते हैं। तो आपको बस इतना ही समझना है। और देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो देश की विभिन्न बोलियों के द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं। जैसे बात करें हम रोटी, बेटी, घोंसला। और विदेशी शब्द होते हैं जो शब्द संसार के विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे हम बात करें ईमान, हकीम, हलवाई, दरबार, औरत, जिला, डॉक्टर, मोटर, पुलिस, टोस्ट, चॉकलेट। तो इसमें हिंदी और फारसी या फिर हम बात करें तो अरबी, तो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्लियर? तो प्रयोग के आधार पर अब शब्द के भेद देखें तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और इसके अलावा अर्थ के आधार पर देखें तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द। समान प्रतीत में जैसे अनल और अनिल को देखें तो एक अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। इसी तरह से हम देखें तो आपका भाग और भाग्य, तो भाग का मतलब होता है हिस्सा और भाग्य का मतलब होता है किस्मत। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो सब देख चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुहावरा। तो इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी था, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार आप रिवाइज कर लिया करिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर तो PDF भी हम अवेलेबल करा देते हैं, तो आपको एक तरह से डेली का डेली आप जितना भी पढ़िए उसको नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से आपका एक तरह से रिवीजन भी होगा और आपके टॉपिक वाइज धीरे धीरे सब तैयार होते रहेंगे, तो एग्ज़ाम में एक साथ आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आप खुद भी ध्यान रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक तरह से आपके एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ ही आप हिंदी व्याकरण के लिए चाहे लूसेंट की बुक हो या फिर नालंदा की कोई बुक हो उसको ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। जैसे अगर यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको पर्यायवाची शब्द, तो चूँकि इतना डिटेल में तो पर्यायवाची सारे लिखा नहीं सकते हम, तो उसके लिए आपको बुक का हेल्प लेना ही पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें विलोम शब्द की या फिर समानार्थी शब्द की, तो सब कुछ आपको उस बुक में ही मिलेगी। तो इसलिए यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। क्लियर? जो अपने साधारण अर्थ को व्यक्त करे, ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ और देखते हैं। मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। तो मुहावरा सहज तथा नैसर्गिक होता है, इसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब हम देखें दोस्तों मुहावरा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, जैसे हम लोग मुहावरे को बीच में ही बातचीत में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम अपनी बातों को शॉर्ट में किसी को समझाने के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि पेट काट करके पढ़ाया, तो पेट काटने का मतलब बिल्कुल वो थोड़ी ना होता कि हमने उसका ऑपरेशन किया। हमने उसका ऑपरेशन नहीं, बल्कि पेट काटने का अर्थ यहाँ पर बहुत मुश्किल से धन संचय करके किसी कार्य में खर्च करना। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर किसी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ही थोड़े ही वर्ड में, तो वो एक आसान तरीका होता है अपने बातों को रखने का। तो यहाँ पर देखिए आगे हम देखें, मुहावरा का शब्दार्थ नहीं उसका अवबोधन अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका द है, जैसे खिचड़ी पकाना, ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका शब्दार्थ कोई काम
ना देगा। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ है खिचड़ी का मतलब तो खाना होता है और पकाने का मतलब बनाना, लेकिन यहाँ पर खिचड़ी पकाने का सेंस कुछ और निकल के आ रहा है। खिचड़ी पकाना का मतलब कुछ और निकल के आ रहा है, उसका हमें अर्थ नहीं यहाँ पे देखना है, हमें उसका सेंस देखना है कि कहने का मतलब क्या है। देखिए वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होगा तब वह अवबोधक अर्थ होगा। यहाँ पे देखिए जब जैसे कोई हम वाक्य बात किसी से बातचीत कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे जब ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो उसका कुछ अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे खिचड़ी पकाने का होता है गुप्त रूप से सलाह करना, किसी चीज़ के बारे में गुप्त रूप से सलाह करने का मतलब होता है खिचड़ी पकाना। क्लियर। तो एक तरह से वाक्य को इम्प्रेसिव बनाने के लिए या वाक्य को हम छोटे शब्दों में समझाने के लिए मुहावरे का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मुहावरे के अर्थ और मुहावरे की ये सारी विशेषताएं समझ में आई होंगी। तो हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको कुछ मुहावरे पढ़कर सुनाते हैं। जैसे अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, या अपना उल्लू सीधा करना, या अंधे के हाथ बटेर लगना। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर मुहावरे की पहचान करना हम आपको बता रहे हैं। जैसे मुहावरे का जो वर्ड होता है उसमें अंत में ना आता है। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, फिरना, अपना उल्लू सीधा करना ना आया, और अंधे के हाथ बटेर लगना ना आया, और अंधे की लकड़ी ज़्यादातर में आपको ना ही देखने को मिलता है, और अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अरमान निकालना, अग्नि परीक्षा देना। तो ये सारे आपकी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक धन उक्ति अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियाँ लोक अनुभव से बनती हैं। किसी समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया है, और ऐसे वाक्यों को ही लोकोक्ति कहते हैं। क्लियर। तो लोकोक्ति का मतलब यहाँ पे लोगों के अपने अनुभव हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य को लेकर के, और उस अनुभव को एक वाक्य में बांध देना ही लोकोक्ति कहलाता है। और ऐसे वाक्यों को कहावत, जनश्रुति आदि भी कहते हैं। क्लियर। लोकोक्ति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। और लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताएं देखें तो संक्षिप्तता, विस्तृत भाव को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने के कारण संक्षिप्तता लोकोक्ति की अन्यतम विशेषता कहलाती है। तो दोस्तों लोकोक्ति की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि वो बहुत संक्षिप्त होता है और उतने में ही वो अपनी बातों को पूर्ण करता है। क्लियर। तो दोस्तों आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही सेम याद करने की, समझने की कोशिश करिएगा, याद करने की। जैसे अब विशेषताएं यहाँ पे है तो इसका जो मेन पॉइंट है आप उसको लर्न कर लीजिएगा। जैसे संक्षिप्तता, अब इसके बारे में आप डिटेल कर सकते हैं। क्लियर। और इसमें देखिए सारगर्भिता, लोकोक्ति जितनी सारगर्भित होगी उतनी ही प्रभावी भी होगी। लोकोक्ति का संक्षिप्त होना, सार रहित होना नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकोक्ति को कम शब्दों में अधिक, देखिए यहाँ पे लोकोक्ति जितनी सारगर्भित होगी उतनी ही प्रभावी होगी। तो एक तरह से यहाँ पे लोकोक्ति का जो सार निकल के आ रहा है कि कम शब्दों में हम कितना प्रभावी तरीके से लोगों को बता सकते हैं, लोकोक्ति के माध्यम से इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे देखिए प्राणवत्ता, लोकोक्ति का जीवंत एवं सजीव होना उसकी प्राणवत्ता का सूचक होता है। क्लियर। यानी कि जो भी लोकोक्ति है उस समय की वो एक तरह से लगे कि अभी जो भी बातें कही जा रही हैं उस एकदम उस पर सटीक बैठ रही हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए लोकप्रियता, लोकप्रियता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है उसकी लोकप्रिय होना। लोक प्रचलन एवं प्रसिद्धि उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। लोक स्वीकृति से ही वह लोक उक्ति कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, नंबर 4 पर है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर है मानवीय अनुभवों की प्रामाणिकता। तो दोस्तों मनुष्य जीवन के विविध अनुभव, व्यवहार, नीति, उपदेश, घटना, स्थिति तथा कथा आदि का प्रकाशन लोकोक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदी हमारा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे
समाज में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें एक तरह से लोकोक्तियों के माध्यम से प्रमाणित करता, लोकोक्तियों के माध्यम से बताता। ये भी एक माध्यम है हमें हमारे समाज के में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं या फिर जो भी चीज़ें, स्थिति जो उस समय की रही है उस स्थिति को अभी किस तरह से हम पिरोएं, इस समाज में किस तरह से उस समाज की स्थिति को हम जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें लोकोक्ति के माध्यम से पता चलती हैं। यही कारण है कि मानव जीवन की विविध अनुभूतियों तथा जीवन यात्रा के अनुभव से ही प्राप्त ज्ञान इसमें संचित होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें लोकोक्ति के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोकोक्ति के कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे ऊंट किस करवट बैठता है। तो दोस्तों यहाँ पर उस वर्ड का सेंस क्या हो रहा है ये देखना, आपको उस वर्ड का अर्थ नहीं देखना। ऊंट किस करवट बैठता है का सेंस हो रहा है भविष्य का निश्चय ना होना। अभी जो चीज़ें भविष्य के गर्त में है उसके बारे में पता ना होना, तो इसका मतलब ये ऊंट किस करवट बैठेगा उसका कोई पता नहीं है। और दोस्तों इसी तरह से हम बात करें, एक म्यान में दो तलवार, एक ही स्थान पर दो समान वस्तुओं का न रह सकना। क्लियर। और इसी तरह से हम देखें, एक पंथ दो काज, एक साथ दो कार्यों की सिद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको, चूंकि बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी लोकोक्तियाँ लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसके लिए आप लोग लूसेंट की हिंदी की बुक या फिर नालंदा की हिंदी की बुक का हेल्प लीजिएगा। उसमें आपको ढेर सारे लोकोक्ति और मुहावरे मिलेंगे, तो उससे आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर आपको कहीं से ना अवेलेबल हो पाए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका PDF बना के आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।